गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले व्याख्यान में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के साक्ष्यों के बारे में बात की थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, धरातल के नीचे स्थित पृथ्वी का समस्त आंतरिक भाग जो है वो भूगर्भ कहलाता है। और हालांकि इसका अध्ययन का जो विषय है वो जियोलॉजी और जियोफिजिक्स का ये विषय है, परंतु धरातलीय स्वरूप को समझने के लिए हमें भूगोलवेत्ताओं को भी इसका अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि पृथ्वी के जितने भी भूभाग हैं धरातलीय हमारी स्थलाकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ये आंतरिक बलों के द्वारा निर्मित हुई हैं। तो इन सब में इनके निर्माण में भूगर्भ का हाथ होता है, इसलिए हम इनका अध्ययन करते हैं। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम मानव अंदर तक गहराई तक नहीं जा सकता, उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। तो कुछ प्रमाणों या साक्ष्यों के द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, जिसमें हमने बात की थी पिछली बार। पृथ्वी के आंतरिक भाग को अध्ययन करने के जो साक्ष्य थे उनको हमने दो भागों में बांटा था, एक तो अप्राकृतिक और दूसरे प्राकृतिक। अप्राकृतिक या अप्रत्यक्ष स्रोतों के अंदर हमने अध्ययन किया था ताप, दाब और घनत्व, यानी ताप, दाब और घनत्व के द्वारा हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग के स्वरूप का अंदाजा लगाने का प्रयास किया था। आज हम बात करेंगे प्रत्यक्ष और प्राकृतिक स्रोतों की। प्रत्यक्ष या प्राकृतिक स्रोत वो हैं जो प्रकृति प्रदत्त हैं और जो हमारे सामने हैं, यानी जिनको हम स्पष्ट देख सकते हैं और उसके द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक भाग का अंदाजा लगाते हैं, या पृथ्वी किस प्रकार से या इसके अंदर क्या अवस्थित है या अंदर से किस प्रकार से बनी हुई है या कौन कौन से भूभाग इसके अंदर हैं। तो इसका सब अध्ययन हम प्राकृतिक स्रोतों के द्वारा करते हैं, और जिसमें कि आप सभी जानते हैं प्राकृतिक स्रोत जो है मुख्यतः दो है, एक तो ज्वालामुखी और दूसरा भूकंप विज्ञान। ज्वालामुखी, सबसे पहले हम लेते हैं ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी क्रिया आप सभी जानते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो मैग्मा है वो लावा के रूप में बाहर की ओर विस्फोटित होता है, तो उसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। यानी मुख से, वह मुख जिससे ज्वाला निकल रही है, ज्वाला यानी एकदम तप्त लावा जो है उसको हम ज्वाला सदृश मानते हैं। तो ज्वालामुखी के उद्गार से पृथ्वी के आंतरिक भाग और ऊपरी भाग में गर्म और तरल मैग्मा और लावा का विस्तार हो जाता है। और इसके साथ ही हम देखें तो इससे हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी की गहराई में कम से कम एक ऐसा भाग है जो हमेशा किस अवस्था में, तरल, और उस तरल भाग से हमें ये लावा और मैग्मा प्राप्त होता है जो ज्वालामुखी के रूप में बाहर की ओर विस्फोटित होता है। और जहां पर ये तरल है उस क्षेत्र को क्या माना गया, मैग्मा का भंडार। और इस मैग्मा के भंडार से ज्वालामुखी उद्गार के समय तरल और तप्त मैग्मा जो है वो धरती के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर प्रकट होता है। अतः ज्वालामुखी के आधार पर हम बात करें तो पृथ्वी का कुछ भाग जो है, इसका मतलब अवश्य तरल होना चाहिए, लेकिन आंतरिक भाग की बात करें तो दबाव भी बढ़ता है। पिछले व्याख्यान में हमने बात की थी, जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है, तो आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव के कारण चट्टानों को ये पिघली हुई अवस्था के अंदर नहीं रहने देता। हम ये माने कि गहराई की ओर जाते हैं तो कुछ भाग जो है तरल अवस्था में, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है तो वो अधिक तापक्रम होने के बावजूद भी मोल्टन फेज के अंदर नहीं आ पाता। तो इस प्रकार हम बात करें ज्वालामुखी के द्वारा तो आंतरिक भाग जो है ठोस है, न कि तरल। हालांकि देखने से तो हमें ज्वालामुखी से ये प्रतीत होता है कि आंतरिक भाग में लावा है, लेकिन पृथ्वी के ऊपरी भाग पर जब कभी भी दरार पड़ती है और हलचलों के द्वारा, तो जब चट्टानों का प्रेशर कम हो जाता है और जिससे आंतरिक भाग की जो शैलें हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु जो है गिर जाता है, जिसके कारण शैलें जो हैं वो अधिक तापक्रम के कारण शीघ्रता से मैग्मा के अंदर परिवर्तित हो जाती हैं और एकदम बाहर क्रस्ट से एक ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ज्वालामुखी जो है इसके द्वारा हमें जो लावा प्राप्त होता है ये उन क्षेत्रों से प्राप्त होता है जहाँ भी प्रेशर कम होता है, और कम प्रेशर के कारण जहाँ भी पृथ्वी में दरार होती है उन दरारों से, छिद्रों से लावा ऊपर की ओर विस्फोटित हो जाता है। तो लेकिन बात करें तो ज्वालामुखी उद्गार से पृथ्वी की आंतरिक विषय के बारे में हमें कोई निश्चित तथ्य प्राप्त नहीं होता। सिर्फ जो लावा हमें प्राप्त हो रहा है, जो गैसें इसके साथ प्राप्त हो रही हैं, उसी से हम अंदाजा लगाने का प्रयास करते हैं। और बात करें तो ये जो लावा आता है ज्वालामुखी के द्वारा, ये अधिकांश 30 से 50 किलोमीटर गहराई से आता है।
उससे अधिक गहराई से ये लावा जो है वो प्राप्त नहीं होता। तो अब बात करें हम दूसरे साक्ष्य या प्रमाण की। दूसरा साक्ष्य प्रमाण है भूकंप विज्ञान। भूकंप के बारे में आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी की गहराई के अंदर जो हलचलें होती हैं उसके कारण पृथ्वी में कंपन होता है, जिसको हम भूकंप कहते हैं। तो खासकर भूगर्भ की जो प्रकृति है, विशेषकर उन गहराइयों में जहाँ शैलों की संरचना, गुण आदि में परिवर्तन होता है, और इन सब का अध्ययन जो है हम भूकंप विज्ञान से करते हैं। या हम कहें कि इसके बारे में साक्ष्य जो है हमें भूकंप विज्ञान से प्राप्त होते हैं। भूकंप विज्ञान जो है सीस्मोलॉजी कहते हैं, ये एक भूभौतिकी की शाखा है, जियोफिजिक्स की शाखा है, जिसमें खासकर भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करके पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। अभी बात की थी हमने कि भूकंप का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी में कंपन। तो जिस जगह ये भूकंप का कंपन होता है उसे हम फोकस या भूकंप मूल कहते हैं। जहां भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। यानी पृथ्वी की गहराई के अंदर जहां पर भी हलचल होती है, कंपन प्रारंभ होती है, उसको क्या कहा जाता है? भूकंप मूल या फोकस। तो जो फोकस भूकंप मूल जो है वो गहराई में होता है, और यहाँ से तरंगों के द्वारा, मान लीजिए ए पॉइंट है या ये एक्स पॉइंट है, यहाँ पर सबसे पहले ये महसूस किया जाता है। तो इस केंद्र को हम क्या कहेंगे? एपी सेंटर या भूकंप केंद्र कहते हैं। तो भूकंप की जब उत्पत्ति होती है तो भूपृष्ठ के अंदर मोशन, गति या कंपन उत्पन्न होता है, जिसको कि हम भूकंपीय तरंगों के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम भूकंपीय तरंगों के प्रकारों की। तो भूकंपीय तरंगों को वैसे साधारणतः 3 भागों में बांटा गया है, पी, एस और एल। और डिटेल्ड हम देखें तो भूकंपीय तरंगों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो सरफेस वेव्स, बॉडी वेव्स, कायिक तरंग, और दूसरा है कायिक तरंग, और दूसरा पृष्ठीय तरंग। कायिक तरंग को बॉडी वेव कहा जाता है, पृष्ठीय तरंग को हम सरफेस वेव के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारी कायिक तरंगे जो हैं, इनको भी कणों की गति की दिशा के आधार पर वेव्स के अंदर, तरंगों के अंदर कण किस दिशा में चलते हैं उसी के हिसाब से उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो भूकंपीय तरंगों को पी और एस 2 भागों के अंदर पुनः विभाजित किया गया है। इस चित्र में हम देखें तो जो निचला भाग जो है, यहाँ पर इस भाग के अंदर हमें भूकंप जो मूल है, फोकस, और इसके बाद इसके चारों तरफ इससे तरंगें बाहर की ओर फैल रही हैं, और जहाँ ये सबसे पहले महसूस की जाती हैं उसको हम भूकंप केंद्र या उसको हम एपिसेंटर के नाम से हम जानते हैं। अब बात करें हम सबसे पहले कायिक तरंगों की। कायिक तरंगों में सबसे पहली तरंग है प्राइमरी वेव्स, जिनको हम पी वेव्स के नाम से जानते हैं। प्राइमरी या पी तरंगे जो हैं, इनको अनुदैर्ध्य तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। किसी भूकंप के आलेखन में भूकंप की जब रिकॉर्डिंग की जाती है तो सर्वप्रथम यही तरंगे जो हैं ये प्राप्त होती हैं। जो हमारा सीस्मोग्राफ यंत्र है, सीस्मोग्राफ पे सबसे पहले पी वेव्स पहुंचती है या इनका अंकन सर्वप्रथम होता है, इसलिए इनको हम प्राथमिक तरंग के नाम से जानते हैं। ये तरंगे जो हैं ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव्स जो हैं इनके समान होती हैं। इसके साथ ही ये गैस, ठोस और तरल तीनों प्रकार के जो हमारे माध्यम हैं इनमें समान रूप से विचरित हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक माध्यम में से गति ना करें। तो ये गैस, ठोस, तरल तीनों में से विचरण करती हैं। इसके साथ ही इन तरंगों में शैलों के कण जो हैं वो तरंग संचरण की दिशा में आगे पीछे जो हैं या उसकी दिशा में गति करते हैं। ये सबसे वेगवान लहरें होती हैं, और साथ ही हम बात करें तो ठोस भाग में इनकी गति जो है वो बहुत अत्यधिक होती है या तीव्र गति से ठोस के अंदर ये प्रवाहित होती हैं। अब बात करें हम एस तरंगों की। एस तरंगे जो हैं इनको सेकेंडरी वेव्स के नाम से जाना जाता है। ये प्राथमिक तरंगों के बाद में उत्पन्न होती हैं, या इनका सीस्मोग्राफ के ऊपर अंकन जो है वो प्राइमरी के बाद किया जाता है। और हम कहें तो प्राथमिक तरंगों के पश्चात गौण तरंग प्राप्त होती है, जिन्हें एस या अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। पिछली जो वेव्स थी, प्राइमरी वेव्स जो है जिनको हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, उनके विपरीत इन तरंगों में कणों की गति जो है वो गतिमान तरंग की दिशा के समकोण में होती है, जबकि उनकी उसी डायरेक्शन के अंदर होती है तरंग की दिशा के। इसी प्रकार से ये तरंगे जो हैं इसमें जो दिशा की बजाय जो तरंग में जो शैलों के कण हैं वो पार्श्वीय या साइड वाइज दिशाओं के अंदर गति करते हैं। इसके साथ ही ये तरंगे केवल ठोस माध्यम में से ही गुजरती हैं, ये ध्यान में रखिए। ये तरंगे जो हैं एस वेव्स जो हैं ये तरल भाग के अंदर विलुप्त हो जाती हैं।
तो ये तरंगे मान लीजिए यहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, तो यदि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ पर भी तरल है उसके विपरीत हिस्से के ऊपर ये नहीं पहुँच पाएंगी। तो ये तो बात की हमने एस तरंगों की। इसके बाद हम बात करें जो अगली तरंग जो है हमारी पृष्ठीय तरंग या सरफेस वेव्स। पृष्ठीय तरंग जो है ये जल तरंगों के समान होती हैं और लॉर्ड रेले ने इनकी खोज की थी, तो इसलिए इन्हें रेले तरंग के नाम से भी जाना जाता है। रेले जो हैं ये ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे और सर्वप्रथम इन तरंगों का गणितीय विश्लेषण इन्होंने ही किया था। इन तरंगों में कणों की गति जो है वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतियों का मिश्रण होती है। साथ ही जो पृष्ठीय या सरफेस वेव्स जो है ये दीर्घ तरंग या इनको एल वेव्स भी कहा जाता है। भूकंप का अध्ययन जो अभी हमने बताया इसको हम सीस्मोलॉजी कहते हैं। तो भूकंपीय तरंगों को हमने अभी बात की थी, सीस्मोग्राफ जो है इसके ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है। तो भूकंपीय तरंगों को भूकंप लेखी यानी सीस्मोग्राफ नामक यंत्र की सहायता से आलेख करते हैं और ये आलेख जो है ये सीस्मोग्राम कहलाता है। तो जो पी, एस और एल वेव्स जो निकल रही हैं इनको सीस्मोग्राफ के ऊपर अंकन इनका किया जाता है और उसके पश्चात इन तरंगों के विश्लेषण से हम ये अंदाजा लगाने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी जो है वो आंतरिक भाग में कैसी है। तो पृथ्वी का जो हमारा जो भूकंपीय क्षेत्र जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है वहाँ से 3 प्रकार की तरंगें जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। इसी चित्र में हम देखें तो इसके अंदर आपको नज़र आएगा तीनों ही प्रकार की जो तरंगें हैं वो नज़र आएंगी। इसमें इस हिस्से के अंदर आप देखें तो ये वाइट रंग की जो तरंगें हैं इसमें जो है कुछ जो है वो बाहर की ओर नहीं पहुंच पाती हैं। इसके अलावा ये जो ग्रे क्षेत्र जो है जहां पर किसी भी प्रकार की तरंगें मौजूद नहीं हैं, जो खासकर इसका मतलब आंतरिक भाग में वो विलुप्त हो जाती हैं, तो इस ग्रे हिस्से को शेडो क्षेत्र या छाया क्षेत्र भी कहा जाता है। छाया क्षेत्र यानी वह क्षेत्र जहां पर भूकंपीय तरंगें जो हैं वो नजर नहीं आती, शेडो यानी पीछे का क्षेत्र। तो ये तो थी हमारे भूकंपीय तरंगे जो हैं इनके प्रकार। तो आज हमने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो साक्ष्य थे उसमें हमने ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान के द्वारा पृथ्वी का अध्ययन किया और इसके द्वारा अगले व्याख्यान में हम भूकंपीय तरंगों के प्रति पृथ्वी का क्या रेस्पॉन्स है या भूकंपीय तरंगे जो हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग को किस प्रकार से विश्लेषित करते हैं या उनके द्वारा हम किस प्रकार से आंतरिक भाग का अध्ययन कर सकते हैं, उसका अध्ययन हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।